Welcome students. Today we are going to learn about statistical functions in MS Excel. So let's start. First of all, what is statistical function? Statistical function होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं. In addition to formulas, another way to conduct mathematical computations in Excel is through statistical functions. यानी कि फार्मूले यूज करने के अलावा जो जनरल फार्मूले हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज करते हैं उसके अलावा भी हम जो है इन केस ऑफ एमएस एक्सेल किसी और तरीके से मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस कर सकते हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल फंक्शन. फॉर एग्जांपल आपने एमएस एक्सेल में पिछले लेक्चर्स में ये देखा होगा कि आपने इक्वल टू का साइन लगा के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह वगैरह की तरह के मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल फंक्शन जो है परफॉर्म किए होंगे वैल्यूज के ऊपर. परंतु अगर मैं सिंपली एडिशन की ही बात करूं, अगर प्लस साइन आपने वहां पर यूज किया, प्लस ऑपरेटर आपने यूज किया अर्थमेटिक ऑपरेटर ऐड करने के लिए, तो वही काम एक अन्य तरीके से एक अन्य माध्यम से जो है इन केस ऑफ एक्सेल किया जा सकता है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल फंक्शन आपको यहाँ पर बताया गया है. तो ऐड करने के लिए ही स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो है अलग से यूज किया जाता है जिसका नाम है सम. तो उसी प्रकार से आप कई और स्टैटिस्टिकल फंक्शन आज के लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे कि किस प्रकार से आप जो है मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस फार्मूलाज के अलावा अन्य तरीकों से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. अगर थोड़ा और डेप्थ में बात करें, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस अप्लाई अ मैथमेटिकल प्रोसेस टू ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन ए वर्कशीट. होता क्या है कि एक जो एमएस एक्सेल की वर्कशीट है उसके अंडर जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, अगर आपने उस सारे सेल्स के ऊपर जितनी भी रेंज में वो सेल्स आ रहे हैं उसके ऊपर कोई अपने मैथमेटिकल प्रोसेस इकट्ठे परफॉर्म करना है तो उस केस में स्टैटिस्टिकल फंक्शन आपको काफी हेल्प कर देते हैं. तो आइए अब स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के टाइप्स के बारे में आगे जानते हैं, एग्जांपल्स के बारे में आगे जान लेते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस. तो पहला एग्जांपल जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल फंक्शन का है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया वो है सम फंक्शन. दूसरा हमारे पास फंक्शन आता है मैक्स फंक्शन, तीसरा मिन फंक्शन, चौथा एवरेज फंक्शन और पांचवा इफ फंक्शन. ये बेसिक 5 प्रकार के फंक्शंस हैं जो कि एमएस एक्सेल में एज ए स्टैटिस्टिकल फंक्शन यूज में लाए जाते हैं. मैक्स से मतलब मैक्सिमम से है, मिन से मतलब मिनिमम से है. तो ये आपको आने वाले जो भी कंसर्न स्लाइड्स हैं उसमें इस बारे में डिटेल में बताया जाएगा किस प्रकार सारे फंक्शंस जो हैं ये मैथमेटिकल प्रोसेस को फॉलो करवाते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स के ऊपर. तो सबसे पहले जानते हैं सम फंक्शन के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, सम फंक्शन इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ ए गिवन टेबल. जब भी हमने टेबल में किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल्स के अंडर टोटल वैल्यू जाननी हो, यानी कि वैल्यूज का सम जानना हो या कैलकुलेट करना हो, तो उस केस में जो है हम सम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ये कैसे यूज में लाया जाता है, इसका सिंटेक्स क्या रहता है, तो वो आपके सामने इस प्रकार से है. सिंटेक्स के लिए हम लिखते हैं बेसिकली इक्वल टू और साथ में सम SUM, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद लिखी जाती है रेंज ऑफ सेल्स. रेंज ऑफ सेल्स का मतलब है कि स्टार्टिंग ऑफ द सेल, जो स्टार्टिंग वैल्यू है जिस सेल रेफरेंस को आप यूज करेंगे वहां से लेकर आपने किस पर्टिकुलर सेल नंबर तक जो है सेल रेफरेंस तक सम करना है वैल्यूज का, वो ये लिखा जाता है और बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दी जाती है. एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं तो जैसे हम लिखते हैं सम ब्रैकेट स्टार्ट A1 कॉलन साइन A5. आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि रेंज ऑफ सेल्स कैसे दिया जाता है, तो वो इस तरीके से ही दिया जाता है. जैसे कि अगर मैं फर्स्ट सेल की बात करूं तो A1 लिखूंगा, उसके बाद A5 तक अगर मुझे वैल्यूज जो लिखी हुई उनका सम चाहिए तो मैं उसको जो है A1 कॉलन साइन और A5 लिखकर जो है रेंज ऑफ सेल्स को कंप्लीट करूंगा और बाद में ब्रैकेट क्लोज करके फंक्शन का जो बाद में रिजल्ट आएगा उसको चेक मैं एक्सेल शीट पर कर सकता हूं. तो इसी प्रकार से अगर मैं अगले फंक्शन की बात करूं तो वो है मिन फंक्शन. मिन फंक्शन क्या काम करता है, इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू इन रेंज ऑफ वैल्यूज. अगर हमने एक वैल्यूज की पर्टिकुलर रेंज दे रखी है, सेल्स के अंदर डिफाइन कर रखी है अपने एक्सेल शीट के ऊपर, पर लेकिन मुझे उसमें से सबसे छोटा नंबर जो है वो फाइंड करना है या न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो उस केस में मैं मिन फंक्शन यूज कर सकता हूं. कैसे करूंगा, सिंटेक्स क्या रहेगा,
मिन इक्वल टू मिन और ब्रैकेट स्टार्ट रेंज ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, इक्वल टू मिन A1 कॉलन A5। मैंने एग्जाम्पल सेम ही रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप फर्स्ट ट्राई में ही सारी ये जो तरीके हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन यूज करने के इनको आप गेट कर सकें। वैसे अगर मैं अगले फंक्शन की बात करूं तो वो है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, ये जस्ट ऑपोजिट टू मिन फंक्शन है। इट रिटर्न्स द मैक्सिमम न्यूमेरिक वैल्यू इन रेंज ऑफ वैल्यूज। गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज जो हमारे पास एक्सेल शीट के ऊपर दे रखी हैं उसमें से अगर हमने मैक्सिमम न्यूमेरिक वैल्यू जो फाइंड करनी है, सबसे बड़ी जो न्यूमेरिक वैल्यू वो फाइंड करनी है, तो उस केस में मुझे जो है मैक्स फंक्शन यूज में लाना चाहिए। कैसे यूज में लाएंगे, सिंटैक्स क्या रहेगा, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट और रेंज ऑफ सेल्स डिफाइन करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से वही एग्जाम्पल जिसमें सिर्फ मिन का मैक्स किया है मैंने चेंज, तो लिखे जाएगा इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट स्टार्ट A1 कॉलन A5 ब्रैकेट क्लोज। वैसे अगर मैं नेक्स्ट फंक्शन की बात करूं तो नेक्स्ट फंक्शन मेरे पास है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन बेसिकली कंडीशनल फंक्शन है। ये कंडीशन के बेस पर वैल्यू को ट्रू भी बता सकता है और फॉल्स भी बता सकता है, यानी कि रिजल्ट आपके पास ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रहता है। चेक करते हैं कैसे ये काम करता है। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न ट्रू एंड ए फॉल्स वैल्यू। यानी कि इस फंक्शन के माध्यम से एक कंडीशन टेस्ट करवाई जाती है और उसके बेस पर बताया जाता है कि क्या हमारे पास इसका रिजल्ट ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। तो आइए देखते हैं कैसे ये काम होता है। सिंटैक्स क्या रहता है, हम लिखते हैं इक्वल टू इफ और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके पहले कंडीशन बताते हैं कि हमने किस कंडीशन को टेस्ट करना है, यानी कि लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिक टेस्ट क्या है, फिर कॉमा, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू जो रिजल्ट में सामने आए अगर हमारी कंडीशन सही पाई जाती है तो, यानी कि वैल्यू 1 फॉर ट्रू। अगर हमारे पास रिजल्ट ट्रू पाया जाता है कंडीशन का तो क्या वैल्यू आए, वो वैल्यू 1 रहेगी, या फिर कॉमा करके सेकंड जो है डबल कोट्स में वैल्यू 2 फॉर फॉल्स। अगर रिजल्ट फॉल्स रहता है कंडीशन का तो क्या वैल्यू आए। तो इस प्रकार से हम इन तीन पैरामीटर्स के बेस पर जो है इफ फंक्शन को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं इफ, अगर मैंने पहले कॉलम में वैल्यू लिखी है A1 में 70 और मैं चाहता हूं कि अगर 70 से वैल्यू बड़ी है, जैसे कि 71, 72, 73 है A1 में, तो आंसर आए पास, यानी कि रिजल्टेंट वैल्यू जो हमारे पास रहे वो ट्रू वैल्यू के केस में क्या आएगा, पास। और अगर वैल्यू यानी कि कंडीशन की जो रिजल्ट है वो फॉल्स रहता है तो क्या आए, आंसर फेल। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास जो अगर वैल्यू लिख दी जाएगी 71 तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू पाई जाएगी ये वाली, क्योंकि 70 से तो बड़ा ही होता है 71, तो आंसर क्या आएगा, यानी कि आउटपुट क्या रहेगी, पास। और अगर मैं लिख दूं 69 तो क्या रहेगा, आंसर फेल। तो इस प्रकार से हम जो है आउटपुट चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली ये कंडीशन काम आते हैं जब कई बार अपने बच्चों के रिजल्ट्स बनाने होते हैं या फिर आपने अपने ही मार्क्स को कैलकुलेट करना है और या फिर अपनी क्लास के मार्क्स को इवेल्यूएट करना है कि कौन सा बच्चा पास है कौन सा फेल है। तो उस केस में इस तरह की जो कंडीशनिंग है ये यूज में लाई जा सकती है, ये फंक्शन जो है यूज में लाया जा सकता है। अब आइए इनको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं सारे के सारे फंक्शंस को वन बाय वन कि कैसे फंक्शन एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं इन केस ऑफ MS एक्सेल। तो इसके लिए आपको पता ही है कि एक्सेल शीट कैसे हम यूज में लाते हैं। MS एक्सेल विंडो जब हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें इस तरह के डिफरेंट सेल्स बने होते हैं। इनको आप सेल्स कहते हैं, आपको बताया गया होगा पहले। थोड़ा मैं आपको इसको हाईलाइट करने के लिए ताकि आपको बढ़िया दिखाई दे, मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है तो थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसका येलो कलर ले रहा हूँ और साथ में इन सारे के सारे सेल्स को जो है मैं बॉर्डर सेट कर देता हूँ ताकि आपको वैल्यूज क्लियर कट दिखाई दें। तो इस तरीके से आपकी फंक्शनिंग आपने पहले परफॉर्म कर रखी होगी, कैसे इस तरह के चेंजेस हम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें जो हमारे पास रोज का साइज है या रोज की जो हाइट है इसको मैं बढ़ाकर थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको हर एक सेल जो है वो बड़ा दिखाई दे। ये आपने पहले भी परफॉर्म कर रखा, अगर नहीं कर रखा होगा ये तरीका परफॉर्म तो आने वाले लेक्चर्स में आप इसको जरूर चेक करेंगे। कॉलम विड्थ में चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा और बढ़िया सा दिखाई दे। अब देखिए कुछ सेल इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें जो फर्स्ट फंक्शन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है बेसिकली सम फंक्शन। अब सम फंक्शन की बात करें तो सम फंक्शन मैंने आपको यहां पर बताया था इस तरह से। अगर आप यहां देख रहे हो तो आपको यहां पर दिख रहा है कि बेसिकली हमने सम फंक्शन कैसे यूज करना होता है, इस तरह से।
इक्वल टू सम लिखकर रेंज ऑफ सेल्स डिफाइन करना होता है, लेकिन रेंज ऑफ सेल्स हम तब डिफाइन करेंगे पहले हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हों। तो वैल्यूज अवेलेबल करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ा मैं इसमें वैल्यूज एंटर कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने A1 कॉलम की बात की थी, A2 कॉलम की या A5 कॉलम की बात करनी हो तो A1 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला सेल जो है बेसिकली, ये कौन सा सेल है, A1। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सा सेल है, A1, बिकॉज आप यहां से अगर कॉलम का नाम देखें, लेबलिंग देखें तो A है और रो की लेबलिंग देखें तो 1 है। इसी बेस पर आप डिफाइन करते हैं कि A1 है, A2 है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये A1 सेल है। इस प्रकार से आप A5 की बात करें तो A5 आपको यहां मिलेगा। अगर मैं A1 में वैल्यू लिख देता हूं 69, A2 की वैल्यू मैं 65 कर देता हूं, A3 की वैल्यू मैं 68 कर देता हूं, A4 की वैल्यू मैं 72 कर देता हूं, A5 की वैल्यू मैं 89 कर देता हूं। अब सपोज कीजिए कि मुझे इनका सम भी निकालना है, तो आमतौर पर फिर मुझे क्या करना पड़ता, मैं सिंपली लिखता, या तो मैं ऐसे लिखता इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, तब भी मेरे पास आंसर ही आ जाता। लेकिन ये तरीका जो है ये आपने पिछले अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए पढ़ा होगा, जो पहले आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का तरीका पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमने इसको स्टैटिस्टिकल तरीके से सॉल्व करना है। तो एक तरीका तो ये है जिसका आपको फार्मूला बार पे रेफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी को मैं कुछ और तरीके से कैसे लिख सकता हूं, तो उसके लिए जो है मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने सम फंक्शन की बात की थी, जो सम फंक्शन हमने पढ़ा था पहले, जिसमें मैंने आपको ये बताया था तरीका कि सम रेंज ऑफ सेल्स आपने मेंशन करना होता है। डायरेक्टली आप इससे भी वही सेम काम करवा सकते हैं। तो कैसे ये काम होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज ऑफ सेल डिफाइन करना है तो रेंज कहां से आएगी, A1, क्योंकि फर्स्ट आपका जो सेल है वो A1 ही है, यहाँ पे A1 और कॉलन साइन, और कहां तक जा रहे हैं, A5 तक। आप यहाँ देखें तो A5 कॉलन ये वाला है लास्ट आपका A5। तो जब मैंने ये लिख दिया और मैं एंटर प्रेस करूं तब भी वही एक्सप्रेशन आ रहा है, वही आंसर आ रहा है 363 का, जो आंसर आना चाहिए था। तो इस प्रकार से हमें डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे आप सम फंक्शन को यूज करेंगे, स्टैटिस्टिकल फंक्शन को यूज करेंगे। वैसे ही अगर मैं इस जो मैंने आपको एक तरीका पहली बारी का बताया, मैं इस फंक्शन को ऐसा करता हूँ कि सुविधा के लिए यहाँ पर डिफाइन करता हूँ ताकि आपको क्लियर लग जाए पता कि कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। जैसे कि सम फंक्शन की बात करें, अभी हमने सम फंक्शन यूज किया, मैं उसका तरीका जो है वो इसके नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वल टू सम, और आपने क्या यूज किया था यहाँ पर A1 कॉलन साइन A5, यही यूज किया था। तो एंटर दबा के क्या आंसर आ रहा है 363। इससे आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन से फंक्शन पे काम कर रहा हूँ। तो जैसे कि इसका आंसर यहाँ पर 63 आया। वैसे में अगर हमने अगला फंक्शन जो हमने पढ़ा था, अगला फंक्शन कौन सा पढ़ा था, मिन या मैक्स फंक्शन में से हम पढ़ रहे थे। सम के बाद क्या फंक्शन का नाम था, मिन फंक्शन, ये आपके सामने है। इसमें भी सेम तरीका रहता है सिंटेक्स का, मिन रेंज ऑफ सेल्स, जैसे एग्जांपल दे रखा है और बताया क्या गया था इसमें कि रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो है गिवन रेंज ऑफ सेल्स में बताता है। तो वही मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जैसे हमने मेन फंक्शन यूज करना है तो मेन फंक्शन कैसे यूज होता है, इक्वल टू मिन लिखा जाता है और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज ऑफ सेल में क्या आएगा A1 कॉलन A5। तो देखिए आंसर क्या आता है सामने। वैसे क्या आना चाहिए, आप खुद से वैल्यूट करें, तो मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है वो 65 आना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये देखिए एंटर दबाते ही 65 आंसर सामने है, बिकॉज सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, वो यही है। और वैसे ही अगर मैं इस केस की बात करूं तो इसमें जो है नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन ये रहेगा मैक्स फंक्शन। अगर मैक्स की बात करूं तो मैक्स फंक्शन के केस में मुझे क्या लिखना है, सिंपली क्या लिखा जाएगा, इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट स्टार्ट करें A1 कॉलन A5। तो हमारे पास क्या आ सकता है आंसर, मेरे हिसाब से 89 आना चाहिए। अब देखते हैं आता है कि नहीं।
क्या आया 89। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास हमने स्टडी करना है वो है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन जो है वो किस काम आता है, आप अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो एवरेज फंक्शन बेसिकली एवरेज फाइंड आउट करने के काम ही आएगा, ये आप सभी जानते ही होंगे। तो इसको मैं डिफाइन करता हूं कि एवरेज फंक्शन क्या काम करता है। एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द टोटल एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज अवेलेबल इन द रेंज ऑफ सेल्स। यानी कि एवरेज फंक्शन टोटल एवरेज निकालने का काम करता है। किसकी एवरेज, उन सभी वैल्यूज की एवरेज जो कि अवेलेबल है हमारे पास रेंज ऑफ सेल्स के अंदर। जितने भी सेल्स पर हमने वैल्यूज डाल रखी हैं एक्सेल शीट के अंदर, उन सभी की एवरेज निकालने का काम कौन करता है, एवरेज फंक्शन। सिंटैक्स क्या रहता है इसका, इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट स्टार्ट रेंज ऑफ सेल्स। जिन सेल्स की आपने एवरेज निकालनी है उसकी पर्टिकुलर रेंज स्पेसिफाई की जाएगी विद द एवरेज कीवर्ड। और उसके बाद एग्जांपल अगर हम चेक करें, एग्जांपल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट A1 कॉलन A5, जैसा कि आप पिछले एग्जांपल स्टडी कर रहे थे। तो आइए अब इस एवरेज फंक्शन को हम चेक करते हैं प्रैक्टिकल एक्सेल शीट के ऊपर, और उसके साथ ही इफ फंक्शन को हम साथ में स्टडी कर लेंगे जो कि हमने पहले से पढ़ रखा है। तो एवरेज फंक्शन की अगर हम बात करें तो एवरेज फंक्शन तरीका मैंने आपको अभी बताया, तो क्या लिखा जाएगा, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट A1 कॉलन A5। थोड़ा मैं इसका साइज बड़ा कर दूं, सॉरी, इक्वल टू एवरेज A1 कॉलन A5। एंटर प्रेस करूं तो एवरेज क्या आ रही है 72.6। तो इस तरीके से अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर हम इसको बाई पेन पेंसिल भी अगर निकालें कॉपी पर तब भी एवरेज लगभग यही आएगी। आप इसको ट्राई अपने आप भी कर सकते हैं। और अगर अल्टरनेट तरीके से हमने एवरेज निकालनी होती तो हम क्या करते, जैसे कि हम जनरल वे में करते हैं इज इक्वल टू, तो हम एवरेज निकालने का तरीका क्या यूज करते हैं, हम पहले जो है वैल्यूज को जोड़ते हैं, जैसे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इन सभी को जोड़ते और फिर उसको क्या करते, डिवाइड बाय 5 करते, तब भी देखिए एवरेज क्या आती 72.6। तो यानी कि बेसिकली आपके जो स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, मैं आपके क्यों बता रहा हूँ, दोनों तरीके क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ये चेक कर सकें कि जो आपके स्टैटिस्टिकल फंक्शन है वो ग्रुप ऑफ सेल्स में जब हमने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना हो तो उस केस में जो है आपको ये फास्ट तरीके से बिना टाइम गवाए आपका काम कर देते हैं। जबकि अगर मैं सिंपल तरीके की बात करूँ जो कि हम पहले कर रहे थे तो उसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि इस केस में आपको सिंपली सम एवरेज लिखकर जो है या सम लिखकर जो है अपना काम इजिली आप इसको कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, काम आंसर इसका जो है रिजल्ट बाद में सेम ही आएगा, लेकिन मेन बात है कि आपने जब ग्रुप ऑफ सेल्स में परफॉर्म करना है तो क्यों ना फास्ट तरीके से और बेटर वे में परफॉर्म करवाया जाए। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इफ फंक्शन की बात करूं तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, जिसमें हमने स्टडी क्या किया था, एक बार फिर से उसका रिकैप करवा देता हूं आपको। इफ फंक्शन में स्टडी किया था कि इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न ट्रू एंड ए फॉल्स वैल्यू। यानी कि आप कोई कंडीशन लगाते हैं और उसके बेस पर बाद में ये जस्टिफाई करते हैं कि अगर मेरा कंडीशन लगने के बाद जो कंडीशन है वो ट्रू पाई जाती है, कि कंडीशन सही पाई जाती है, तो क्या आंसर आए, और अगर फॉल्स पाई जाती है तो क्या आंसर आए। जैसे कि अगर A1 की वैल्यू 70 से बड़ी है तो मैं चाहता हूं कि अगर ये सही है बात, यानी कि ट्रू पाई जाए, तो क्या आए, पास आए। तो वो कहाँ लिखा जाएगा, फर्स्ट फेज में, यानी कि जस्ट आफ्टर द कंडीशन। और अगर 70 से वैल्यू छोटी है तो क्या आए, फेल आए। तो ये कहाँ लिखा जाएगा, आफ्टर द फर्स्ट एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ पर जैसे कि ये लिखा गया है। अब इसी चीज को मैं ट्राई करूंगा आपके सामने एक्सेल शीट के ऊपर, देखते हैं कि ये कैसे होता है सारा काम। तो
जैसे कि यहाँ पर A1, A2, A3, A4, A5 कॉलम में डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं। मैं चाहता हूँ कि कंडीशन जो है वो लगाई जाए जिसमें अगर 70 से वैल्यू बड़ी है, जैसे कि अभी हमने एक्सप्रेशन एग्जाम्पल में देखा, तो क्या है कि बच्चा पास है, एल्स बच्चा फेल है। अगर 70 से नंबर कम है तो बच्चा क्या माना जाए, वो फेल माना जाए। तो इस केस में मैं इफ कंडीशन कैसे लगाऊंगा? अब स्कोर यहाँ दे रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट जो है वो यही सामने आए, इसका रिजल्ट यहाँ आए, इसका रिजल्ट यहाँ आए। ठीक है, मैं इफ यहाँ पर लिख रहा हूँ और इसके साथ ही रिजल्ट जो इसके सारे के सारे हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसको मैं थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। आप चाहें तो आप किसी और तरीके से काम कर सकते हैं। आप भले ही आप इसके साथ ही यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट कर देते और यहीं आप लिखवा देते, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं उसको यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ भी सेम ही चीज़ हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे कि मैं कंडीशन लगाने जा रहा हूँ इक्वल टू, कंडीशन लगाने से पहले मैं एक बार थोड़ा इसका साइज बड़ा कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। इक्वल टू इफ कंडीशन में स्टार्ट करने जा रहा हूं, इफ A1 ग्रेटर देन 70, जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, तो कॉमा लगा के क्या है, पास। और अगर ये कंडीशन 70 से मतलब कि नंबर ज़्यादा होने कंडीशन फॉल्स पाई जाती है तो क्या है, अगर ऐसा ना हो तो क्या है, फेल। तो मैंने ये लिख दिया, एंटर दबा के क्या आ रहा है आंसर मेरे पास, फेल। अब देखिए कंडीशन तो मैंने ये लगाई थी, कॉलम मेरे पास A1 ये है और ये कंडीशन लगी हुई है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है मेरे पास वो क्यों फेल क्यों आया? जैसे कि फेल यहाँ सामने आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें A1 की वैल्यू 70 से बड़ी होती तो क्या होना था, तब पास आना था, लेकिन A1 की वैल्यू तो 70 से छोटी है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे नंबर पे जो फेल लिखा है ये, तो आंसर क्या आ गया, फेल। तो जब भी अगर वैल्यू जो है वो ट्रू पाई जाती है तो पास आएगा, अगर वैल्यू फॉल्स पाई जाती है तो फेल आएगा। कंडीशन की वैल्यू, कंडीशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू पाया जाता है तो पास आएगा, और कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स पाया जाता है तो फेल आएगा। वैसे अगर मैं यही सेम जो कंडीशन है इसको मैं अगले कॉलम पे लगाना चाहूँ तो अगला भी फेल आ रहा है। आपने पढ़ा होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ जो भी फार्मूला लगा है। और वैसे अगर मैं इसको आगे और बढ़ा दूं, ड्रैग कर दूं सेम फार्मूला को, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली कंडीशन A1 70 थी तो उसके साथ फेल आ गया, दूसरे में भी 65 मार्क्स से 70 से कम थे तो फिर से फेल आ गया, तीसरे में 68 हैं 70 से कम है तो फेल आ गया। लेकिन चौथे केस में देखिए आप, यहाँ पर अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ 72 मार्क्स हैं, लेकिन यहाँ बच्चा फिर देखिए पास दिखाया गया। क्यों दिखाया गया पास? बिकॉज कंडीशन थी 70 वाली, A4 ग्रेटर देन 70, और A4 में तो 72 है तो 70 से बड़े हैं तो पास आया, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आया, पास। और वैसे अगर 89 की बात करें तो 89 में भी क्योंकि 70 से बड़े हैं तो रिजल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली क्या आ गया, पास। तो इस तरीके से जो है आप इफ कंडीशन को जो है यूज में ला सकते हैं अपने किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, या फिर आप एक्सेल में जब आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़े और इन डेप्थ फीचर्स के बारे में जानेंगे, जिसके माध्यम से आप जो है कोई भी छोटा मोटा डाटाबेस जो है उसके ऊपर कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यह आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस आगे करते हैं। और जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर तो जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर बताया, आप थोड़ा इसको और बेटर फॉर्मेटेड वे में भी काम इसका करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो यहाँ अगर मैं आपको थोड़ा सा इसी में टेबल में अगर बात करवाऊँ तो जैसे आप यहाँ लिखते हैं नेम, यहाँ मैथ्स, यहाँ इंग्लिश, यहाँ हिंदी, यहाँ सोशल साइंस, यहाँ कंप्यूटर साइंस। मान लिया कि आपके ये 5 सब्जेक्ट से, तो मान लिए नाम है शगुन, मैथ्स में नंबर जो है वो 69 थे, इंग्लिश में 67, हिंदी में 89, सोशल साइंस में 78, कंप्यूटर साइंस में
99 या 95 कर देते हैं। तो आप बाद में कहते कि मुझे एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो आप क्या करते, आप इक्वल टू एवरेज लिखते और ब्रैकेट स्टार्ट, कॉलम रेंज स्पेसिफाई करते B9। आप देखें तो B9, तो B9 से लेकर आपने कहाँ तक जाना था, F9 तक, तो आप लिखते F9 और बाद में एंटर प्रेस करते, तो 79.6 हो जाता। तो इस तरीके से आप जो है एवरेज निकाल सकते हैं। वैसे ही आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इंडिविजुअल रिजल्ट की बात करूं, अगर मैं रिजल्ट निकालना चाहूं यहाँ पर ही कि बच्चा पास है कि फेल है, तो रिजल्ट कैसे निकलता है मैथ्स के केस में, मैं कंडीशन लगा देता इफ B9 ग्रेटर देन 33, 33 से पास होते हैं ना 100 के हिसाब से, तो उस केस में अगर हम देखें तो पास आना चाहिए, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो फेल आए। अब इस कंडीशन को लगा के, इक्वल टू लगाना भूल गया था, इक्वल टू लगाया मैंने, तो देखिए पास आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ मार्क्स चेंज कर दूं, सपोज कीजिए मैं मार्क्स करता हूँ 30, तो क्या आंसर आएगा, तब फेल हो गए। तो इस तरीके से आप ये कंडीशन को बाद में ड्रैग करके हर एक सब्जेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसके बेस पर आप जो है अपने अकॉर्डिंग एक्सेल शीट का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि आपको मैंने इन डेप्थ में काफ़ी कुछ बता दिया है। आगे के लिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस एक्सेल शीट के डिफरेंट फंक्शन जो मैंने आज आपको स्टडी करवाए, आप इन पर प्रैक्टिकली काफ़ी फोकस करेंगे। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाए तो आप अपनी क्वेरीज को जो है मेरी मेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो मेरी मेल आईडी है rajneesh11239@gmail.com। अल्टरनेटिवली आप मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 7018016546, या फिर व्हाट्सएप नंबर 9418307717 भी है, जिस पर आप मुझे विशेष परिस्थितियों में जो है मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है इतना ही। थैंक यू वेरी मच।